चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, पेटा हो, तमाम जगहों से बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हुए। सीजीआई को खत भी लिखा गया और तब शायद सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि मामला इतना आसान नहीं है। यह मामला सिर्फ बेजुबानों से जुड़ा नहीं जिसका कोई अधिवक्ता वहां पर नहीं है, लेकिन उसके पक्ष में बहुत सारे लोग हैं। अब वहां पर उसका निदान कैसे निकलेगा, जवाब तो इस पर भी होना चाहिए या फिर बहस इस पर भी होना चाहिए। कीर्ति, आप सहमत हैं जो बात तमाम पैनलिस्ट ने कही? उसके बाद मैं सोनाली के पास जाऊंगा, क्योंकि आप जो बात कह रही हैं बाकी लोगों की नजर में वो सिर्फ भावनाओं के दायरे में है, उसके कानूनी दायरों को आप समझिए। देखिए, कानून बना किससे है? भावनाओं से ही तो बना ना वो कानून। किसी ना किसी की तो भावनाएं रहे ही होंगी जिससे वो कानून बने। तो जब वो कानून बन चुके थे कि आप किसी को रिलोकेट नहीं कर सकते, आप उनको स्प्रे करो, जैसे ज्योतिका कालरा जी ने अभी बोला कि आप उनको स्प्रे करके, न्यूटर करके, उनको वैक्सीनेट करके आप उनको वापस अपनी जगह पे छोड़िए। वो जब कानून बने तो फिर उन कानूनों से हट करके ये नए कानून किसी भी मुझे तो लगता है ये जो नया कानून पास हुआ है वो भावनात्मक किसी उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने दे दिया है। उनके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ होगा तो उन्होंने अपने भावना तक उसमें इमोशनल होकर के उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि साहब सब कुत्तों को अंदर डालो। और पहली बात, 1500 करोड़ इसमें आएगा तो क्या दिल्ली सरकार के पास वो 1500 करोड़ की राशि है हाल फिलहाल इमीडिएट जो इस तरह का इन्होंने सेंटेंस दे दिया है? सोनाली, मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली सरकार से, और अभी तो बात ज्यादा दूर की नहीं है, राजस्थान सरकार में भी सुनने को आया कि राजस्थान सरकार भी इसी मॉड्यूल को फॉलो करेगी। तो क्या राजस्थान सरकार के पास इतने शेल्टर होम्स हैं? क्या उनके पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने का पैसा है? तो ये मतलब आप बस आनन फानन में आपने एक निकाल दिया अपना स्टेटमेंट कि साहब आप इस तरह से कुत्तों को यहाँ पे रखा नहीं जाएगा, इनको सबको शेल्टर होम्स में डालो, इनको सबको पकड़ पकड़ के डालो। आज कितने सारे शेल्टर होम्स हैं? बीकानेर में एक शेल्टर होम चलता है जिसकी दुर्दशा हमने देखी है। वहां पे रोटियां फेंकी जाती हैं, उनको सूखी रोटियां ऊपर से, वो भी जाने कितने महीनों सूखी रोटियां, ना उनको दवा मिलती है, ना उनको ट्रीटमेंट मिलता है, ना उनको प्रॉपर केयर मिलती है। अब आप देखिए, ये इस तरह के शेल्टर होम्स हैं। देती है सरकार, देता है माननीय सुप्रीम कोर्ट इस तरह का आश्वासन कि बेहतर सुविधा के साथ शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपके डॉग्स वहां सुरक्षित रहेंगे। दीजिए आप। ठीक है सोनाली, जवाब देंगी आप? भाई जो बात यहां पर कीर्ति ने रखी है, उनका कहना है कि निर्देशित तो कर दिया, वो शायद भावनाओं ने कर दिया होगा, लेकिन व्यवस्था जिस कानून के तहत आपने कहा कि शेल्टर होम्स होने चाहिए या फिर ये आपको अलग अलग तैयारी करनी चाहिए थी, वो तैयारी भी नहीं है। शायद यही वजह है कि लोगों को लगा कि आखिर अचानक से ऐसा फैसला क्यों। लेकिन जब आप कानून की बात करती हैं तो वहां पर सिर्फ कानून ही दिखता है, वहां भावनाएं अलग हो जाती हैं, वो दर्द अलग हो जाता है। जैसा ज्योति मैम ने कहा कि मैंने कह दिया कि उसको आप डॉग लवर वर्सेस अलग मत रखिए, लेकिन जमीन पर तो यही दिख रहा है ना। और देखिए, मैं एक चीज और अतुल जी यहाँ बोलना चाहूंगी, जल्दी से कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार बहुत जोर शोर से ये नारा लगाया था कि अडॉप्ट द इंडीज। वो नारा कहाँ गया? वो नारा कहाँ चला गया? आप महंगी ब्रीड, आप अपने आप को डॉग लवर्स बोलते हैं, महंगी ब्रीड ले आते हैं, पर आप अपने जो इंडीज हैं उनको मरने के लिए आप सड़कों पे छोड़ देते हैं। वो नारा कहाँ गया? आज वो सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो सरकार ने अपनी बीच में उसमें जवाबदेही क्यों नहीं रखी? ठीक है, इसका जवाब लेता हूं। सोनाली, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी, हमने क्या कर लिया है, हमने ना इस डिसीजन को पूरा एक वॉर बना के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया है, डॉग लवर्स वर्सेस नॉन डॉग लवर्स। हम ये भूल जा रहे हैं कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे ये वो लोग हैं जो अफेक्टेड हैं डॉग बाइट से। जब वो डॉग बाइट से अफेक्टेड है तो वो ऑब्वियसली कोर्ट के पास जाना उनका राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल ऑफ अ सडन ये डिसीजन दिया। हमारे पास लॉ, जैसा कि ज्योति कालरा मैम ने कहा कि एक लॉ प्री एग्जिस्टिंग है, रेगुलेशंस ऑन ग्राउंड है, जो रेगुलेशंस आपको गाइडलाइन स्टैब्लिश करती हैं कि स्ट्रे डॉग्स के साथ कैसे डील करना है। एंड ये जो गाइडलाइंस है ये इस बात को ध्यान में रखती है कि जो एनिमल्स के फंडामेंटल राइट हैं या उनके जो हक है उनको भी हम वायलेट ना करें। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये जो डिसीजन आया, इसको ऑब्वियसली हमने 3 बेंच पे रिकमेंड भी इसलिए किया क्योंकि डिसीजन आना एक बात है, उसकी एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड एक अलग बात है। ये एक मजाक नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन सारे कुत्ते उठा के वहां डाल दिए जाएंगे।
कोई भी रिकमेंडेशन या गाइडलाइन आती है, दैट गाइडलाइन विल हैव टू बी डेवलप इन कॉन्सोनेंस with the law that has been provided in under by the legislature. सुप्रीम कोर्ट के पास नया लॉ क्रिएट करने का पावर नहीं है। जो एग्जिस्टिंग लॉज है वो उनको इंटरप्रेट करके उनके लिए गाइडलाइंस बना सकती है। इट इज ऑब्वियस कि हमें सेलेक्टिव ट्रीटमेंट चाहिए। देयर आर सर्टेन एनिमल्स जो बाइट्स करते हैं, देयर आर सर्टेन हु आर नॉट। तो हम उसे जंग ना बनाएं, जो प्रॉब्लम एट हैंड है उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें। आखिर लॉ को हम कह रहे हैं कि लॉ इमोशनली आ गया। लॉ कभी भी इमोशनली नहीं बनाया जाता है। सोनाली जी, मैं यहाँ पे आपकी बात काटूंगी। रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इट नेवर कम्स आउट ऑफ इमोशन। इट इज ओनली टू एड्रेस द प्रॉब्लम व्हिच इज देयर ऑन द ग्राउंड। लॉ इज नॉट समथिंग दैट इज क्रिएटेड। मतलब आप अगर हम फिर तो हम लोग ये भी कहें कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का लॉ उससे आ गया इमोशनल होके, या पॉक्सो इमोशनल होके आ गया। Just the way you were comparing humans and dog, similarly we could say that POCSO and POSH were made out of emotion. Were they? They are a reflection of the society. The amendment, the criminal law amendment of 2013 after Nirvya case. कीर्ति काउंटर कर रही हैं कुछ आप? कीर्ति बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए, जो बात कह रही हैं। सोनाली जी, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ठीक है, आपने सारी दलीलें दे दी, ठीक है। दिल्ली हुआ कुत्ता मुक्त, ठीक है, दिल्ली एनसीआर हुआ कुत्ता मुक्त, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी, दिल्ली एनसीआर क्या बंदर मुक्त भी कराएगा? आने वाले समय में क्या सांड गाय मुक्त भी कराएगा? सांडों की भी बहुत लड़ाई होती है, बहुत वो मार देते हैं इंसानों को, क्या मुक्त कराएगा? मैं पूछना चाहती हूँ, आगे आने वाले और कितने लॉज आने वाले हैं? तो हम डिबेट करते रह सकते हैं ना, क्या चिड़िया मुक्त होगा, क्या पिजन मुक्त होगा। ऐसे तो मेरे घर में रोज पिजन ऑफिस में आके मेनेंस क्रिएट करते हैं। हम क्या एनिमल्स, यही मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, यही मैं बोलना चाह रही हूँ। ये जो नारा है दिल्ली कुत्ता मुक्त एनसीआर, ये जो नारा है ये गलत नारा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा, वापस से इस अपने दिए हुए वक्तव्य के बारे में उनको दोबारा सोचना पड़ेगा, और सोचना चाहिए। अगर आप मानवता की बात करते हैं तो दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कुछ डॉग बाइट्स को लेकर के आप पूरे डॉग्स को इनह्यूमन बन करके नहीं रिलोकेट कर सकते। और डॉग बाइट्स की बात ही नहीं हो रही। आप आंकड़े देखिए, हर साल आंकड़े बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक मिनट सोनाली जी, लेट मी कम टू दिस। आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आंकड़े वहां भी बढ़ा दिए जाते हैं। क्या होता है कि जब अगर डॉग बाइट होता है तो उसके 5 इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। आंकड़े कहां से लेते हैं? या हॉस्पिटल से। लेट मी क्लियर दिस आल्सो। हॉस्पिटल से लेते हैं, जब उसमें 5 इंजेक्शन लगते हैं, और रूल कहता है जब 1 इंजेक्शन लगा तो वो उसको 1 डॉग बाइट मानते हैं। तो 5 हुए, तो 5 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 इंजेक्शन अगर एक जने को लग रहे हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस तरह से तो इन्होंने आंकड़े उठाए। तो आप आंकड़ों पे मत आइए, आप आंकड़ों पे नहीं आइए, आप एक्चुअल फैक्ट पे आइए। तो आंकड़े तो ये तो मैटर ऑफ फैक्ट है ना। नहीं, मैंने आपको क्लियरली बताया कि आंकड़े कैसे मल्टीप्लाई हुए। मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे बताया कि आंकड़े कैसे मल्टीप्लाई हुए। अगर हम इंजेक्शन को 5 वैक्सीनेशन में से 1 वैक्सीनेशन को, अब इसका जवाब मैं ज्योति मैम से लेता हूँ। ज्योति मैम, लंबा आपका अनुभव है, आपने कहा कि मैंने मिक्सअप कर दिया, मैंने इसीलिए मिक्सअप किया था। देखिए यहाँ पे डॉग लवर्स वर्सेस हेटर्स तो नहीं कह सकता, लेकिन कानून को मानने वाले लोगों के बीच की बात आ गई। वो कह रही है आंकड़ों में भी मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी कोर्ट के अंदर जो फैक्ट्स रखे गए, जो ग्राउंड्स रखे गए, उसमें भी सवाल उठा दिया कीर्ति राठौड़ ने। एक डॉग लवर की अपनी एक उनका प्रेम है। वो कह रही है कि आप कुत्तों की बात करते हैं, आप फिर सांड की बात करिए, आप चिड़िया की बात करिए, सबको आप बंद कर दीजिए। जो कानून था, जो निर्देशित किया गया, क्या वाकई वहां पर बहुत जल्दबाजी हो गई कि एकदम से अचानक से दिल्ली एनसीआर को बेसहारा कर दिया जाए इन कुत्तों से, या कुत्ता मुक्त कर दिया जाए? मैंने पढ़ा कि कई जगहों पर पेंडिंग केस है सालों से, राजस्थान या लखनऊ, तमाम जगहों पर अब हाईकोर्ट में भी सुनवाई शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ा मामला अपने आप में बढ़ता जा रहा है, और ये मामला फिर वैसे ही होगा कि सड़क पर भी बहुत सारे जो कुत्ते हैं, जिनको हम आवारा कुत्ते कहते हैं, लेकिन उनको सहारा देने के लिए वो लोग भी आते हैं जो कि बड़ी सोसाइटी में रहते हैं, अपने अपने अलग अलग घरों में रहते हैं। जो सोसाइटीज में, अपने घरों में, बंगलोज में जिन्होंने पालतू कुत्ते पाले हैं, उनको तो अलग छोड़ दीजिए, लेकिन इन सहारा, जिनको बेसहारा और सहारा का हम दर्जा देते हैं, इनमें भी 2 तरह के लोग हैं।
एक कहते हैं कि हम इनको सहारा देंगे और बाकी सब कहते हैं ये बेसहारा है, आवारा है। ज्योति मैम। हाँ जी अतुल। हाँ, मेरी आवाज मैम आप तक गई? मेरे आवाज, मैंने आपकी बात को सुनी। जी जी बोलिए। देखो, जो जैसे मैंने पहले भी बोला था, दो इसके आयाम है, एक मानवीय और एक कानूनी। अगर हम इसको कानूनी बात तो मैंने पक्ष पहले रखा, अगर मैं इसके मानवीय आयाम पर जाऊं जी, तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले ही बोला था कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है कि अगर बंद हो जाएगी तो लोग मर जाएंगे। अगर इतनी बड़ी आपने डॉग पाउंड की जो बात हुई या जो हमारे रेफरल होम्स की बात हुई, पहले किसी ऐसा, मैं जो ऑर्डर जब पढ़ रही थी तो उसमें ऐसा हवाला आता है कि कई जगहों पर तो कुत्तों को मार दिया जाता है और कई जगहों पर उनको कुत्तों को खाली कर लिया जाता है। और हमारे आईपीसी में भी प्रावधान है कि कुत्ते की बाइट के ऊपर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो पर सवाल ये उठता है कि जब हम ऐसे उदाहरणों की बात करते हैं कि वहां पर कुत्तों को मार दिया जाता है या वहां से शहर को कुत्तों से खाली कर लिया जाए या वहां पर ऐसे पाउंड्स हैं या डॉग शेल्टर होम्स हैं, तो कोई उदाहरण तो दे। माननीय सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैंने बोला था कि एक स्टेक होल्डर से बात करते, कोई एक तो उदाहरण हो। 140 करोड़ की आबादी का देश है और जहां पर इतना बड़ा देश है हमारे क्षेत्रफल में, कोई तो ऐसा एक उदाहरण सामने आए फिर जहां पर इस प्रकार के पाउंड्स या डॉग शेल्टर होम्स चल रहे हैं, ताकि पता तो चले कि किस तरह से उनको चलाया जाता है। और जो दूसरी बात मैं कहती हूँ कि मैंने कुत्तों को बचपन से देखा है, मुझे खुद को कुत्ते ने काटा हुआ है, मेरे हस्बैंड को कुत्ते ने काटा हुआ है। तो मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे ज्योतिका जी, मुझे काटा हुआ है, मेरे बच्चे को काटा हुआ है। नहीं, मैं भावनात्मक बात पे आने की बात कर रही थी कि कुत्ता एक बहुत एजाइल जानवर है। तो आप तो पाउंड्स में रखना तो छोड़िए, कुत्ते को पकड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मैं सोच रही थी अगर मेरे मोहल्ले में कुत्ते को पकड़ने आएंगे तो सारी तरफ से कार्डन करना पड़ेगा, क्योंकि तो बहुत तेज भागता है, बहुत हल्का प्राणी है। तो जब भागेगा एक तरफ से दूसरी तरफ, तो सामने की तरफ से लोगों को होना चाहिए जो उसको पकड़ सके। पूरा उसको आप पूरा कार्डन करोगे और हर जहां पे भी कुत्ता बाहर निकल सकता है उस एरिया को आप रोकोगे, तो उसको पकड़ना अपना में चैलेंज है। फिर वो काटता है, उसके कैनाइन, उसके दांत ईश्वर ने, हमने जो बचपन से पढ़ा है, ऐसे नुकीले दांत हैं जो कि हमला करके काट सकते हैं। मैंने नहीं बनाया, कुदरत ने उसको ऐसा बनाया कि उसके पास कैनाइन कुदरत ने दी है। हमने जब बायोलॉजी की पढ़ाई पढ़ते थे 7वीं 8वीं क्लास में, तब ऐसा पढ़ा था कि जो मांसाहारी पशु हैं उनके लिए कुदरत ने उस प्रकार के दांत दिए ताकि वो आसानी से अपना खाना भोजन खा सकें। तो उस एजाइल प्राणी को जो भी सारा दिन चलता रहता है, मतलब वो पता नहीं कितने किलोमीटर चल लेता होगा एक दिन में, उसके पास वॉच नहीं है, अगर हम एक ऑब्जर्व करें किसी कुत्ते को तो एक दिन में कितने किलोमीटर चलता होगा। तो उसकी वो जो नियति है, जो उसकी प्रकृति है, उसके साथ आप इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करें कि आप उसको एक पाउंड में बंद कर देंगे। उसमें 100 होंगे, 200, 1000, कितने कुत्ते होंगे, क्योंकि जैसा खबरें आ रही है कि लगभग 3000 कुत्ते दिल्ली राज्य में, तो कितना बड़े से बड़ा भी अगर क्षेत्रफल होगा तो कितने कुत्तों को आप वहां पे वो कर देंगे। फिर उसके बाद अगली बात आती है भी करेंगे, मूत्र भी करेंगे, उनकी सफाई का जिम्मा कैसे होगा। मतलब हम अपने गलियों को साफ करने में सक्षम नहीं हो पाए, हम इतनी क्योंकि हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं, और ये वो स्थान होगा जहां पर वो वैसी मैन पावर चाहिए जो कुत्तों से डरती नहीं है, जो बहादुर है, जो निडर है, वो अंदर जाके उनकी सफाई करेगी। फिर भोजन खिलाने की जहां तक बात आती है, भोजन खिलाने की बात पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कोई व्यक्ति अंदर भोजन रख के आएगा तो वो सारे कुत्ते जो भूखे हैं वो उनके आपस में एक लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, वो एक दूसरे पर हमला करेंगे। फिर उसका फिर और क्या नतीजा क्या निकलेगा? अगर उनको पाउंड भी कर देंगे तब भी आपको आशंका है कि बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, फिर भी उनके लिए उनका दर्द रहेगा जो लवर्स है। बिल्कुल आशंका नहीं, मैंने तो कुत्ते की प्रकृति को देखते हुए, ये मैं आशंका नहीं कह रही, ये फैक्ट है को देखते हुए ज्योतिका जी जो बोलना चाह रही हैं, ये फैक्ट है। ज्योतिका जी जो बोलना चाह रही हैं, दिस इज अ फैक्ट एंड इट इज मतलब जो मैं बोलूंगी, कोई भी
पढ़ा लिखा इस चीज को समझेगा कि इतने सारे डॉग्स को संभालने के लिए आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। यानी बात वहीं आ गई कि इस पर समाधान और बहस और समाधान के बीच में लंबा समय जा सकता है और उसमें आपको अचानक से निर्देशित किया जाए तो चैलेंज है प्रशासन के लिए भी, सरकारों के लिए भी। इसमें तालमेल बिठाने की जरूरत है। अंकिता, आप मेरी बात से सहमत है? और जो बात मैम ने कहा, ज्योतिका मैम, अपनी बात को समाप्त करने पे जल्दी से कहना चाहती हूँ कि एक ये बहुत सही रहेगा कि एक मॉडल पाउंड या ऐसा शेल्टर होम शुरू किया जाए और देखा जाए कि किस प्रकार से उसको चलाया जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर एक गहन और चर्चा करके स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर इसके ऊपर ठीक बात है। ये बात समाधान की हो सकती है। ज्योतिका मैम, ये बात समाधान की हो सकती है। अंकिता, सहमत है इस बात से? हाँ जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो अभी प्रावधान आया है, जो लॉ बन करके आया है, उसका फॉलो होना बहुत मतलब इतना आसान नहीं है कि हम उसको आसानी से उस चीज को फॉलो कर लें। पर हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस बीच का रास्ता निकालें, सो दैट कि ना ही ह्यूमन लाइफ अफेक्टेड हो, ना जो ये बेजुबान कुत्ते हैं उनको कुछ ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़े। फाइनल कमेंट ही आपका चाहूंगा। आलोक मैम, सुन पा रही है मुझे? जी अतुल, सुन पा रही हूँ। मेरा बस यही है, जो ज्योतिका मैम ने जिस तरह से बताया है, प्रदर्शन तो यही है कि अभी तक किसी पाउंड का इन्होंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया कि जो बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा हो। और जब सुप्रीम कोर्ट का हम निर्देश देखते हैं तो आप ये जाने कि उन्होंने लिखा है कि अथॉरिटीज ने अपना काम प्रॉपर किया ही नहीं है। जो आज तक उन्हें गाइडलाइंस मिली है कि स्टेरिलाइजेशन करना है, कैसे उनको इनको स्ट्रे डॉग्स को पहले से मैनेज करना है, आज तो पहली बार डायरेक्शंस नहीं आई हैं, ये डायरेक्शन तो पहले से भी है। तो मुझे लगता है जो अभी कर सकते हैं अथॉरिटीज, कम से कम उसको तो शुरू करें। सारे स्टॉक्स को पकड़ना तो जैसे ज्योतिका मैम ने बताया, सच में ही बहुत कठिन काम है। तो अभी हमारे पास जितनी क्षमताएं हैं अथॉरिटीज की, कम से कम उन स्ट्रे डॉग्स को उस हिसाब से थोड़ा सा उनका देखा जाए, ताकि आम व्यक्ति को हो। तो बेसिकली घूम फिर कर बात वहीं आ गई। आलोक जी, घूम फिर कर बात वहीं आ गई कि वो इंसान हो या बेजुबान हो, दोनों को सहारा देने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है और व्यवस्था बनाने के काम इंसान ही करते हैं। अब अगर हम गायों की तुलना करें तो वहां पर सिर्फ भावनाओं की बात नहीं होती, वहां पर आस्था का भी प्रतीक है हमारे देश में। वहां पर भी शेल्टर होम्स बनाए गए, गौशालाएं बनाई गई, जिसको लेकर यहां पर कीर्ति ने बड़े सवाल खड़े किए कि उनकी हालत कई जगहों पर क्या है और वहां पर क्या स्कैम होता है। अपने आप में एक चर्चा का बड़ा विषय है, इस पर कई बार चर्चाएं हो चुकी। लेकिन जब बात इन बेजुबानों की आती है, कुत्तों की आती है, तो इनके शेल्टर होम्स या पॉन्ड्स, इनको लेकर भी जो निर्देश दिया गया था उस पर भी अभी तक कितना काम हुआ। अब नई बहस जो छिड़ गई है, कितना जल्दी हो पाएगा, इस पर भी सवाल है। हाँ, कुछ कह रही हैं आलोक आप? हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जैसे मैं पढ़ाती हूँ, और आजकल हमारे यहाँ बंदरों का इतना आतंक है क्योंकि वो रिज है, ग्रीन बेल्ट है, और बंदर हमारे यहाँ फैकल्टी में हमारे टीचर्स को इतना काट रहे हैं कि आप देखिए वो आप में बहुत बड़ा मीनेस है। सारा रोड पर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में बंदरों का आतंक है, यूनिवर्सिटी में नहीं हर जगह आप देखें। तो उसके लिए भी मुझे लगता है हमें कुछ सोचना पड़ेगा। जी धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी का। ज्योति मैम आपका भी, सोनाली आपका भी, कीर्ति आपका भी, अंकिता आपका भी और आलोक शर्मा आपका भी। तो मौजूदा दौर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ऐसा मामला जो कि भावनात्मक भी है और उससे एक बड़ा खतरा भी होता है आम लोगों को, यानी आवारा कुत्ते जो कि सड़क पर है, और उनको लेकर जब वो लोग जो कि पीड़ित थे पहुंचे सर्वोच्च अदालत में तो वहां से एक फैसला आया, लेकिन उस पर अब बहस छिड़ गई है। रेबीज एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिससे बचाव का टीका तो है, लेकिन अगर यह बीमारी किसी इंसान के शरीर में घर कर जाए तो उसकी फिर मौत निश्चित होती है। ऐसी दर्दनाक मौत जिसके बारे में सोचकर ही इंसान की रूह कांप जाती है। जब देश में रेबीज से मौत के आंकड़े बढ़े तो सुप्रीम कोर्ट को सख्ती दिखाते हुए इस मामले में खुद को संज्ञान लेना ही पड़ा। समाधान की शुरुआत दिल्ली एनसीआर से की गई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि पूरे दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग्स को हटाकर डॉग शेल्टर, डॉग हाउस भेजा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश डॉग लवर्स को थोड़ा भी रास नहीं आया और बाकी का जितना भी बवाल था वो आपने सुना, देखा। एक रिपोर्ट भी देखिए। एबीसी रूल्स, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 बहुत ही साफ शब्दों में कहते हैं कि जानवरों को, कुत्तों को सड़कों से उठा के विस्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि कुत्ते टेरिटोरियल होते हैं। अगर आप उन्हें विस्थापित करते हैं तो उनमें अग्रेशन बढ़ेगा जो कि जानवरों पे और इंसानों दोनों पे निकल सकता है। दूसरा, 8 हफ्ते की टाइमलाइन दी गई है कुत्तों को शेल्टर्स में भेजने के लिए।
ये अपने आप में एक बहुत ही चौंकाने वाली और बेमानी सी डेडलाइन है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में शेल्टर्स है ही नहीं और 8 हफ्ते में किसी तरीके से शेल्टर्स बन नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अथॉरिटीज और ऐसे बहुत सारे लोग जो इसमें अपना पर्सनल बेनिफिट देखते हैं वो कुत्तों को उठाएंगे और किसी भी तरीके से या तो शेल्टर्स में डालेंगे या उन्हें गायब कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही खराब डिसीजन होगा अपने आप में। हमारा सिर्फ यही कहना है कि एक साइंटिफिक तरीका जो जानवरों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का है वो है एनिमल बर्थ कंट्रोल मेथड, यानी कि उन्हें स्टरलाइज किया जाए, वैक्सीनेट किया जाए, उनकी टेरिटरी में दोबारा डाला जाए। देखिए, ये जो जजमेंट है टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये ग्राउंड रियलिटी से दूर है ये, राइट। एंड ये इम्प्लीमेंटेबल भी नहीं है बिकॉज ना तो शेल्टर्स है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है इन डॉग्स के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम फ्रेज यूज करते हैं कम्युनिटी एनिमल्स, कम्युनिटी डॉग्स, नॉट स्ट्रे, बिकॉज स्ट्रे में ना बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है मीडिया ने। थर्डली ये बेसिकली जो जजमेंट है ना, ये डेथ सेंटेंस है फॉर द डॉग्स। क्यों? बिकॉज वहाँ पे डॉग्स मरेंगे। बेसिकली ही हैज नॉट सेड कि शूट एंड किल, बट ये है डेथ सेंटेंस, ही हैज गिवन अ डेथ सेंटेंस, क्योंकि उन्होंने अपनी जजमेंट में ये बोला भी, वी डोंट स्पीक, वी शूट, दिस इज व्हाट दैट बेंच हैज सेड। सो ये आई बिलीव दिस इज अ डेथ सेंटेंस। और जो एनिमल लवर्स हैं, जो एनिमल एक्टिविस्ट है, वी नीड टू स्टैंड टुगेदर एंड वी नीड टू फाइट दिस। वी नीड टू, हमें इन बेजुबानों की जबान बनना है, हमें डट के खड़ा होके इस जजमेंट का मुकाबला। इसमें जो सामाजिक संस्थाएं इस विषय पर काम कर रही हैं उनको ही हमने बुलाया था। बहुत सारी बातें सामने आई है। एक बात तो स्पष्ट है कि स्टरलाइजेशन जो दिल्ली में किया जाता है उसके आंकड़े ठीक नहीं है। अगर वो आंकड़े ठीक होते तो दिल्ली में ये समस्या होती ही नहीं। कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी स्टरलाइजेशन के मुद्दे पर हो रही है। अब सरकार इसकी रणनीति बनाएगी और जिसमें पशुओं का भी कल्याण हो, पशु प्रेमियों की बात भी सुनी जाए और नागरिकों को भी कोई असुविधा ना हो, ऐसा मिशन लेके सरकार आएगी डेफिनेटली। और उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। उसमें ये भी है कि पशु किस वातावरण में है, उसमें ये भी है कि उनका वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसमें ये भी बात है कि फीडिंग कहाँ पे कराई जा रही है, किस जगह पे कराई जा रही है, किस पैमाने पे कराई जा रही है। बहुत सारे विषय हैं, एक एक करके सबका अध्ययन करके हम इसका। जिन्होंने जो ऑर्डर लिखा वो ऑर्डर पढ़ते हुए एक इम्प्रेशन आ रहा था कि जनता की हित की बात, जनता के दिल की बात ऑर्डर के ऊपर लिखी जा रही है। तो मैं बहुत पहले अपना स्वागत करता हूं। दूसरा, जो 100% जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम उसके लिए बाध्य भी है कानूनी तौर पर, और खुले दिल से खुशी खुशी हम उस पर काम भी करेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास इस समय हमारे पास 20 शेल्टर होम हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उसको हम और सुचारू रूप से चलाएंगे ताकि जो डॉग्स जो वहां पर ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट कर सके। और हम इस पे फेज वाइज काम करेंगे। पहले फेज के अंदर केवल वो डॉग्स हम लेंगे जो काट रहे हैं या जो बीमार हैं, रेबीज के शिकार हैं। ऐसे डॉग्स का हम RW के थ्रू जनता के माध्यम से इन डॉग्स पे हम काम करेंगे। उसके बाद जो नॉर्मल स्ट्रे डॉग्स हैं उन पे काम होगा। इसमें हम जनता की मदद लेंगे, RW की, मार्केट एसोसिएशन की, NGOs की मदद लेंगे। एक हेल्पलाइन हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं कि जनता को हेल्पलाइन के थ्रू उस पर आप हमें कॉल कीजिए और हम उस पर काम। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मेनका गांधी ने इस फैसले पर अपनी नाराजगी। हम लोग होपफुल हैं क्योंकि ये वाला ऑर्डर तो इतना खराब और इसमें पिछले 2 दिन से इतना बवाल मचा है। औरतों को मारा गया, पुलिस वाले निकल रहे हैं, वायलेंस तमाशा हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं। क्या फायदा? जो पूरी मीडिया जो है, मुझे नहीं लगता है कि जस्टिस पार्टीवाला ने ये सोचा होगा कि मीडिया अक्लमंदी से काम करेगी। उन्होंने सोचा कि बस कह दिया सो कह दिया, लेकिन हर मीडिया ने क्वेश्चन किया कि ये क्यों हुआ और इसका उपाय क्या है, क्योंकि वो ऑर्डर इतना रबिश था कि वो सब लोग जानते कि हो नहीं सकता। तो अब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको फिर से देखना है तो हमारी उनसे हार्दिक इच्छा है कि वो सब तरफों को सुन करके जो सेटल लॉ है उसको देख करके तब वो ठीक करें। वहीं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल खड़े किया। उन्होंने कुत्तों को इकोसिस्टम के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि कुत्तों की वजह से बंदरों की संख्या कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा कुत्तों को रखने के लिए डॉग शेल्टर्स की भी काफी कमी है।
कि बंदर नहीं घूमेंगे। कुत्तों के वजह से बंदर काबू में रहते हैं। ये कुत्ते सड़क पे घूमते हैं तो वो चूहा पकड़ते हैं, घूस पकड़ते हैं। एक इकोलॉजिकल बैलेंस होती है समाज में, बिना जाने पहचाने बस ये लेके लटक गए हैं। और मैं एक बात बता दूं, सबसे अहम मुद्दा ये है, एनसीआर में पिछले साल 2000 महिलाओं का बलात्कार और रेप हो चुका है, 500 मर्डर हो चुके हैं। इसका कोई सुमोटो कॉग्निसेंस नहीं ले रहे हैं, इसमें कोई कानून नहीं लाएंगे। एनसीआर में 0 डेथ है कुत्तों के वजह से। क्या बात है। बच्चों को अब अगर बुजुर्ग आदमी कहीं जा रहा है तो आप मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते हैं, और उनकी जो गंदगी फैलानी है उसकी जिम्मेदारी कौन ले? ये डॉग लवर्स क्यों नहीं लेते भाई? मोहल्ले में अगर कोई गंदगी फैला रहा है कुत्ता, तो उस कुत्ते की जिम्मेदारी कौन ले? तो आज मनुष्य को भी, मनुष्य में भी जिनका कोई नहीं होता तो उन्हें भी अनाथालय भेजा जाता है, समझे भी? तो पशु प्रेम का मतलब ये नहीं है कि पशुओं का जो आतंक है उसे मनुष्य बर्दाश्त करे। और मैं डॉग लवर से ये पूछना चाहता हूं कि कुत्तों के काटने की वजह से जिनको रेबीज हुई है, जिन बच्चों को मारे गए हैं, या जो बच्चे घायल हुए हैं, या जो लोग इंसान घायल हुए हैं, क्या डॉग लवर्स उनका हालचाल पूछने गए? आधी आबादी को